नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और ये लगभग आपके एग्जाम में इस बार भी ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको जो भी सब्जेक्टिव का प्रश्न होता है आपको इन्हीं प्रश्नों से देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा या तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को, ठीक है, और मेरे साथ साथ याद भी करते चलिएगा। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है आपको कि मेटरनिक युग क्या है। आपको बताना है कि मेटरनिक युग क्या है। तो इसका जो भी हमारा आंसर है जो आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलिए, या तो इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा है कि मेटरनिक युग क्या है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव के प्रश्न में 2 या तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से समझते चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न कि मेटरनिक युग क्या है। तो हमारा मेटरनिक युग का हमारा क्या परिभाषा हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 क्या देखो, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांतिकारी घोर विरोधी था। क्या था? और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। तो आप लोग ऐसे ही बिल्कुल आपको एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्या हमारा दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। क्या हो जाएगा? जो परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है, यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? कैसे हमको याद करना है? तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। तो आप लोग इस तरह से राष्ट्रवाद का परिभाषा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और बाद में अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इन जो भी सारे प्रश्न कराए जाएंगे वो पहले कभी न कभी पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर ही सारे प्रश्न को लिया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद करते चलिए और लिख लीजिए, और इन्हीं प्रश्नों में से आपको फिर से एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको ज़्यादा प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हमारा है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो इसको क्या ऐसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। आपको सबसे पहले इस तरह से लिख लेना है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहला बाधा क्या लिखना है, नंबरिंग वाला लिखना है कि जर्मनी था जो लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में विभाजित था। क्या क्या हो जाएगा कि जर्मनी है जो लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में विभाजित था। और अगला क्या हमारा दूसरा कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं था, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बाधा कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। और चौथा हमारा क्या, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और पांचवा हमारा हो जाएगा कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। तो हमारा ये 5 बाधा था जो जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। तो आप लोग इसे भी अच्छी तरह से लिख लीजिए अपने नोटबुक में और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा अब अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रश्न पहले पूछे जा चुका है आपके एग्जाम में। तो क्या हमारा प्रश्न है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना है।
तो सबसे पहले आपको उत्तर दे के लिखना होगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, या प्रमुख कारण निम्न थे। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। आपको नंबरिंग वाई में क्या लिखना है कि सबसे पहला कारण जो भी था कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, पहला कारण हो गया। वैसे हमारा दूसरा क्या कारण क्या था कि राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, क्या हो जाएगा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा कारण लिखना है आपको समाजवाद का प्रसार, क्या समाजवाद का प्रसार। चौथा था कि लुई फिलिप की नीति का असफलता, क्या हो जाएगा, लुई फिलिप की नीति का असफलता। ठीक है, इस तरह से आपको लिखने के बाद आपको फिर से नीचे 2 लाइन लिखना है क्या कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो आप लोग इस तरह से बिल्कुल लिखिएगा तो आपको 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं कटेगा। तो आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के कारण को इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम के तक। तो हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया पहले कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि शीत युद्ध से क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध का कैसे परिभाषा लिखना है तो आप लोग समझिएगा, क्या हमारे इसका उत्तर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं समाजवादी यानी साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक्य बंद के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। तो आप लोग कैसे इसे याद रखना है, फिर से एक बार देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक्य बंद के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। क्या हो जाएगा, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। तो आप लोग शीत युद्ध का परिभाषा इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लगभग आज के वीडियो में 5 प्रश्नों कराए थे जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके थे, और ये सब्जेक्टिव का प्रश्न है, आपके एग्जाम में कभी नहीं, इसमें से अगर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपके 2 से 5 नंबर का प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी प्रश्न बताया गया है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया अभी तक, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी क्लास होती है उसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।